ना। तो आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक का लगभग सारे फार्मूला पता है कंपाउंड एंगल का, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आसान लगने वाला है। इसलिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहली बात घर में जा कर के कंपाउंड एंगल से जितना भी फार्मूला है उसको याद कर लोगे। जैसे क्या, जैसे साइन ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी वाला फार्मूला, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स वाला फार्मूला, ठीक है। और बेसिक आइडेंटिटीज साइन सी प्लस साइन डी से, मतलब सम टू प्रोडक्ट में करने वाला, प्रोडक्ट टू सम में कन्वर्जन। तो ये सारे फार्मूले याद रखना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो फंक्शन तुम लोग को मालूम है फंक्शन क्या होता है। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है ना, y इक्वल टू क्या है एफ एक्स। तो एक पर्टिकुलर इनपुट का पर्टिकुलर आउटपुट होगा, यानी एक इनपुट अगर डाल रहे हो तो आउटपुट भी कितना मिलना चाहिए, एक मिलना चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा। अगर एक इनपुट का दो आउटपुट मिलता है तो वो फंक्शन होता ही नहीं है। अगर एक इनपुट का दो आउटपुट मिलता है, मतलब एक इनपुट का एक से ज़्यादा आउटपुट मिलता है, तो वो फंक्शन नहीं होता है। तो मान लीजिए ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। ये y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, फंक्शन है, जहाँ पर ये x जो है आपका डोमेन, जिसको हम लोग इनपुट भी बोल सकते हैं, इनपुट भी बोलते हैं, ऐसे समझ लो डोमेन क्या होता है, इनपुट। और ये y जो हो गया आपका रेंज, दैट इज आउटपुट। अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो यहाँ पर x जो है आपका डोमेन और ये y जो है आपका रेंज। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने फंक्शन पढ़ रखा है ना। तो ये अगर फंक्शन है, तो अगर ये फंक्शन है तभी, तो ये फंक्शन है, मान लेते हैं फंक्शन है। अब बात आती है इन्वर्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन। सबसे पहली बात यह है कि इन्वर्स वैसे फंक्शन का निकलता है जो बाइजेक्टिव होगा, यानी सभी फंक्शन का तो इन्वर्स निकलता ही नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुका है, रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन पढ़ाया था आधे, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन में आप लोगों ने पढ़ा है कि इन्वर्स उस फंक्शन का निकलता है जो 1 1 एंड ऑन टू होता है, ठीक है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, सबसे पहली बात इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब किस फंक्शन का इन्वर्स निकलता है, ऐसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव हो, यानी 1 1 और ऑन टू दोनों हो। यह फंक्शन इज इन्वर्टिबल, एक फंक्शन इन्वर्टिबल होगा इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर ये 1 1 और ऑन टू हो, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन हो, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। एक फंक्शन जो है इन्वर्टिबल होगा अगर वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है। अगर वो फंक्शन क्या चीज़ है, 1 1 एंड ऑन टू है। अब आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सारे फंक्शन मतलब टोटल 6 है ना, 6 का 6 फंक्शन मैनी वन फंक्शन है। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी क्या है, मैनी वन फंक्शन है। कहोगे सर कैसे, देखो पहली बात तो ये हो गया, आपके दिमाग में आ गया कि भैया इन्वर्स उसी फंक्शन का निकलता है जो बाइजेक्टिव होता है। जो फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कहने का मतलब थोड़ा सा चलो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, अगर भूल गए हो तब। जैसे एक फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। एक फंक्शन डिफाइंड है कहाँ से, सेट ए से सेट बी में, ठीक है। यहाँ पर इनपुट हो गया आपका A1 A2 A3 A4 और ये B1 B2 B3 B4।
जैसे A1 जो इनपुट है इसका आउटपुट B1 है, A2 का मान लीजिए B3 है, A3 का B2 है, A4 का B4 है। यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि हर एक इनपुट का एक आउटपुट है, हर एक का है ना, तो हर एक का तो होना ही चाहिए। जितना भी इधर एलिमेंट है सेट ए में सभी का इमेज बनना चाहिए। इधर जो एलिमेंट है इसको इमेज बोलते हैं, जिस पे तीर लगा है वो इमेज होता है। जैसे B1 जो है वो इमेज है किसका, A1 का। B2 जो है इमेज किसका है, A3 का। B3 जो है इमेज किसका है, A2 का। B4 किसका इमेज है, A4 का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर देखो सेट ए में 4 डिफरेंट एलिमेंट है। ये चारों डिफरेंट एलिमेंट का 4 डिफरेंट इमेज है, 4 डिफरेंट इमेज है, यानी 1 to 1 है। ये 1 1 लिखने का मतलब क्या समझे, 1 to 1, 1 to 1, एक का एक, एक का एक, सबका अलग अलग है कि नहीं। तो ये 1 1 फंक्शन का एक एरो डायग्राम हो गया। अब ऑन टू फंक्शन कब होता है, कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब सेट बी के सारे एलिमेंट का, सेट बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज प्रेजेंट हो सेट ए में। अगर इधर वाले एलिमेंट को हम लोग इमेज बोलें तो इधर वाले एलिमेंट को क्या बोलेंगे, प्री इमेज। तो कोई फंक्शन ऑन टू तभी होगा जब सारे एलिमेंट्स जो सेट बी है, सेट बी के सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज सेट ए में हो। तो ये जो मैंने एरो डायग्राम बनाया है जिस फंक्शन का, उसमें देखो सेट ए के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट डिफरेंट है और एक का एक ही है। करेक्ट। अच्छा, दूसरी बात क्या, सेट बी के सभी एलिमेंट्स का प्री इमेज है सेट ए में। यानी ये फंक्शन जो हो गया आपका, ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 एंड ऑन टू हो गया। तुम खुद सोचो, इन्वर्स का मतलब एकदम सिंपल भाषा में सोचो, उल्टा। इन्वर्स का मतलब सिंपल भाषा में क्या सोचो, उल्टा। तो जैसे अभी A1 का आउटपुट B1 है, अगर हम इसको उल्टा कर दें, चलो आप देखो इसका इन्वर्स मैं बताता हूँ, इन्वर्स क्या होता है। ये B हो गया, थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ फंक्शन का ही चीज़, फिर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रन करेंगे एकदम एक एक स्टेप। अगर फंक्शन f है तो इसके इन्वर्स को f इन्वर्स से दिखाते हैं। ठीक है, अब f इन्वर्स से दिखाते हैं तो भैया इस सेट B लिखा, हमने क्या लिखा, B लिखा। तो यहाँ पर देखो B1 B2 B3 B4, ये आपका A1 A2 A3 A4। देखो भैया B1 किसका इमेज था, A1 का, तो ये अब किसके साथ रिलेशन बनाएगा, A1 के साथ। B2 A3 B3 A2 और B4 A4। तो जो इन्वर्स निकलता है किसी फंक्शन का वो भी एक फंक्शन ही होता है, वो भी एक क्या होता है, फंक्शन। यानी कहने का मतलब अगर कोई इन्वर्स फंक्शन दिया है, कोई इन्वर्स फंक्शन दिया है, सुनो मेरी बात, कोई इन्वर्स फंक्शन दिया है तो उसका जो इनपुट है, मतलब कोई फंक्शन दिया है जो इन्वर्टिबल है, ऐसे सोचो। अगर कोई फंक्शन दिया है जो इन्वर्टिबल है, मतलब 1 1 एंड ऑन टू है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन गिवन है जो 1 1 एंड ऑन टू है तो उस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल होगा। और क्या होगा, ये दोनों में कहानी क्या होगा कि जो फंक्शन f है उसका जो इनपुट है वो उसके इन्वर्स में क्या बन जाएगा, आउटपुट। देखो A1 जो इनपुट है वो क्या बन गया, आउटपुट इन्वर्स में। A2 जो इनपुट है उसके इन्वर्स में क्या बन गया, आउटपुट बन गया। इसी तरह जो आउटपुट है, जैसे B3 आउटपुट है, वो इसके इन्वर्स में क्या बन गया, इनपुट। यानी सिंपल सी भाषा में समझें भैया तो इन्वर्स क्या होता है, बस फंक्शन का उल्टा होता है। ठीक है, ये फंक्शन का क्या होता है, उल्टा। जैसे मैं यहाँ से भी एरो डायग्राम ऐसे मैं आपको बना के दे सकता था कि ये f इन्वर्स हो गया इनसे। तो आप यहाँ से देखो कि इन्वर्स का मतलब अगर उल्टा होता है
तो भैया अगर मैं एक एरो डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाऊं एक फंक्शन का, जैसे ये ए हो गया और ये बी हो गया, आप देखो बेटा ये भी फंक्शन है, ये भी एरो डायग्राम फंक्शन है, ध्यान देना ये भी फंक्शन है, ये भी क्या चीज़ है, फंक्शन है। सुनना मेरी बात, a1 का b1 के साथ, a2 का भी b1, a3 का b3 के साथ और a4 का b5 के साथ, करेक्ट। ये भी फंक्शन है। कहोगे फंक्शन कैसे है सर? फंक्शन का डेफिनेशन याद करो कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए और हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, सिंपल सी बात है, यही फंक्शन का डेफिनेशन है। तो यहाँ देखो इसका भी a1 का एक है और a2 का भी एक ही आउटपुट है, दो नहीं है, तो ये फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ जितना भी है सब का आउटपुट है, मतलब सब का उधर से रिलेशन है, तो फंक्शन है। लेकिन अब तुम इसका उल्टा करना चाहो तो ये उल्टा कहाँ से होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये b2 जो है भैया छूट जाएगा, इसका कोई उल्टा होगा क्या? नहीं होगा ना। इसका भी कोई उल्टा होगा क्या? नहीं होगा। तो ये दोनों तो छूट गया, इसका मतलब इसका इन्वर्स तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा दूसरी बात, एक चीज़ देखो, ये b1 पे 2 तीर लगा है और तुमको पता है कि एक इनपुट का आउटपुट कितना होता है। अगर कोई फंक्शन है तो एक इनपुट का आउटपुट कितना होता है? एक ही होता है ना। अगर मैं इसका इन्वर्स ज़बरदस्ती लिख भी दूं तो ये b1 जो है आपका इनपुट बनेगा, तो इस इनपुट का कितना आउटपुट हो जाएगा? 2 आउटपुट हो जाएगा। आप लोगों को मैंने बताया था कि फंक्शन जस्ट लाइक अ मशीन, जिसमें हम लोग जो इनपुट डालते हैं, एक इनपुट डालते हैं तो एक ही आउटपुट निकलता है। यानी जैसे जूसर मशीन ले लो, अगर मैंगो का जूसर मशीन है और उसमें मैंगो डालोगे तो जूस जो निकलेगा आपका मैंगो का ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि मैंगो डाला तो बनाना और मैंगो दोनों का जूस निकलने लगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए उस फंक्शन को, यानी वैसे फंक्शन का इन्वर्स निकलता है जो 1 1 और ऑन टू होता है। 1 1 मतलब 1 to 1 हो गया और ऑन टू का मतलब इधर जितना भी एलिमेंट है सभी का प्री इमेज होना चाहिए। और तुम लोग को ये मालूम है ना कि इधर जो एलिमेंट रहता है ये बी सेट पूरा कोडोमेन है। आप लोग को मालूम है अगर कि फंक्शन ए से बी डिफाइंड है आपका, तो ये आपका डोमेन हो गया और ये बी आपका क्या हो गया? कोडोमेन। और भैया फंक्शन ऑन टू कब होता है? जब फंक्शन का रेंज किसके बराबर हो जाए? कोडोमेन के बराबर हो जाए। ये चीज़ आप लेक्चर, फंक्शन के लेक्चर में देख सकते हो। रेंज इक्वल टू क्या हो जाए? कोडोमेन। देखो भैया जिस पे तीर लगा है वही सभी क्या है? रेंज है ना, आउटपुट। रेंज का मतलब बताया आउटपुट। तो यहाँ पर देखो रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो बात क्या है कि वैसे फंक्शन का इन्वर्स निकलेगा जो 1 1 एंड ऑन टू होगा। लेकिन अब कहानी क्या होता है कि बच्चों जितना भी फंक्शन है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके बाद आप लोग, भाई इधर लिख रहा हूँ इधर लिख लोगे, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ सुनो इंपॉर्टेंट बात, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी टू वन, मैनी टू, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी टू 1 होता है, 1 1 नहीं होता है। इसीलिए अब अगर मैनी टू 1 होता है तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट इनवर्स तो पॉसिबल नहीं है। मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 का 6 सब मैनी 1 है, और सब मैनी 1 है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे? लेकिन हमने तो चैप्टर का नाम लिखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके डोमेन को रीडिफाइन कर देंगे, और इस तरह से रीडिफाइन कर देंगे कि उस डोमेन में सारे मतलब उस डोमेन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑन टू बन जाएगा। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मैनी टू 1, सो टू डिफाइंड इट्स इनवर्स। इसलिए इसके इन्वर्स को डिफाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी रीडिफाइंड द डोमेन ऑफ द डोमेन, है ना। हम लोग क्या करते हैं? फंक्शन का डोमेन और रेंज को, डोमेन
we redefine domain and range of all trigonometric function। और अगर हम लोग रीडिफाइन करते हैं, क्यों रीडिफाइन करते हैं? ताकि फंक्शन क्या बन जाए, सो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिकम्स, क्या बन जाए, बिकम्स 1 1 एंड ऑन टू बन जाए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो सीधी सी बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात, कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपसे कोई पूछ सकता है कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सभी मैनी वन फंक्शन है। क्या है? मैनी वन फंक्शन है। तो अगर सारे फंक्शन मैनी वन फंक्शन हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी वन फंक्शंस, तो उसका इन्वर्स तो निकलेगा नहीं। तो आप फिर इन्वर्स कैसे निकालते हो? तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स निकालने के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को और रेंज को रीडिफाइन कर देते हैं। वैसे जैसे डोमेन को रीडिफाइन करोगे, रेंज अपने आप रीडिफाइन होता है। जैसे डोमेन मान लो -π/2 से +π/2 लिया sin x का, तो उसका रेंज अपने आप -1 से +1, और -1 से +1 वैसे भी sin x का रेंज होता है, लेकिन -1 से +1 में वो sin x जो है, यानी डोमेन -π/2 से π/2 और रेंज -1 से +1 में जो sin x फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू बन जाता है। क्या बन जाता है? 1 1 और ऑन टू बन जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज को रीडिफाइन करते हैं, ताकि वो क्या बन जाए, 1 1 और ऑन टू बन जाए। ठीक है? तो इसके पीछे ये कहानी था। मतलब आप इतना तो समझ गए कि डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स डिफाइंड नहीं है, हम उसके डोमेन को रीडिफाइन करते हैं, उसके रेंज को रीडिफाइन करते हैं, ताकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 1 और ऑन टू बन जाए। ठीक है? चलो कॉपी कर लो इसको। उसके बाद हम लोग एक एक करके देखते हैं। क्या देखेंगे? पहले sin x के डोमेन को रीडिफाइन करेंगे, और फिर उसका इन्वर्स कैसे डिफाइन होता है उसको देखेंगे। चलो हो गया आप लोगों का। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लो यहाँ से। जब मैंने एरो डायग्राम बनाया तो यहाँ से आप देख लो कि फंक्शन f का जो डोमेन है, फंक्शन f का जो डोमेन है वो उसके इन्वर्स में रेंज बन जा रहा है, आउटपुट बन जा रहा है ना। तो हम लोग एक बात को और लिख सकते हैं, क्या चीज़, कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ f इन्वर्स। जो अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तब, ऐसा नहीं कि हर एक जगह करते चलना है, अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तब। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स इज इन्वर्टिबल। अगर y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन इन्वर्टिबल है, देन क्या होता है, डोमेन ऑफ f, जो फंक्शन का डोमेन है वो उसके इन्वर्स में रेंज बन जाता है। और दूसरी बात, रेंज ऑफ f जो है वो डोमेन ऑफ f इन्वर्स हो जाता है, डोमेन ऑफ f इन्वर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? डोमेन ऑफ f इन्वर्स हो जाता है। ठीक, तो चलो आप लोग इसको लिख लो, तब तक मैं इधर अब साफ कर दे रहा हूँ। अब देखो, आप लोगों को इतना तो पता होगा कि sin x का ग्राफ कैसा होता है। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके, y इक्वल टू
साइन एक्स की। अगर मैं y इक्वल टू साइन एक्स की बात करूं तो भैया जो x जो डोमेन है, मतलब साइन का इनपुट है, वो ऑल रियल नंबर होता है, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। सबसे बढ़िया होगा मैं लिख दूँ ऐसा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और जो रेंज होता है, रेंज का मतलब y का वैल्यू, ये -1 से +1 होता है, ठीक है। ये ओरिजिनल डोमेन और रेंज होता है साइन एक्स फंक्शन का, है कि नहीं। और आप लोगों को मालूम है कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है कुछ यूं होता है, देखो कुछ इस तरह होता है, इस तरह चलता है ना। अब भाई क्या आप लोगों को 1-1 फंक्शन चेक करने का एक रूल बताया था कि अगर आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो, अगर वो एक ही पॉइंट पे कट करे तो वो 1-1 होता है, और अगर एक से ज़्यादा पर कट कर दिया तो वो फंक्शन मैनी वन होता है। तो अगर मैं हॉरिजेंटल लाइन यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, तो ये चीज़ देखो, ये हॉरिजेंटल लाइन हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं ग्राफ क्यों बनाया पूरा वाई एक्स एक्सिस में, क्योंकि डोमेन क्या है, -∞ टू +∞। तो ग्राफ मतलब पूरा एक्स एक्सिस में रहेगा, ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस में रहेगा। अब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ किया तो हम देख रहे हैं कि ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका मतलब कि y इक्वल टू साइन एक्स जो है इज़ नॉट 1-1। ये कैसा फंक्शन नहीं है, 1-1 फंक्शन नहीं है इन x बिलोंग्स टू रियल नंबर में, ये फंक्शन 1-1 नहीं है। अब सोचो 1-1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो ये तो क्लियर पता चल गया कि फंक्शन 1-1 नहीं है। चलो अब मैं थोड़ा सा यहीं पर समझाते हैं इसी डायग्राम से। चलो थोड़ा ग्राफ और बढ़िया से थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, अलग से ड्रॉ कर दूं ग्राफ को, चलो अलग से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। एक मैं साइन एक्स का प्यारा सा ग्राफ ड्रॉ करता हूं, फिर से ही थोड़ा सा ध्यान दो, और मैं बड़ा बड़ा थोड़ा सा ले रहा हूं इस तरह से, इस तरह से थोड़ा सा बड़ा बड़ा ले रहे हैं, देखो जाओ, ठीक है। आप लोग को मालूम है यहाँ ओरिजिन होता है, यहाँ क्या होता है, पाई होता है, यहाँ क्या होता है 2 पाई होता है, यहाँ क्या होता है -पाई, और यहाँ क्या होता है भैया -2 पाई। और ये नीचे कहाँ तक आता है, 1 तक, -1 तक आता है कि नहीं, और ये ऊपर कहाँ तक जाता है, +1 तक जाता है, ठीक है। और यहाँ बच्चों क्या होता है, π/2 होता है, और यहाँ क्या होता है -π/2 होता है। क्या होता है, -π/2 होता है, ठीक। अब तुम सुनो, इसको देखो, अगर हॉरिजेंटल लाइन, अगर हम केवल इतना लें, सुनो केवल इतना लें, केवल इतना, तो ये हॉरिजेंटल लाइन जो ड्रॉ हुआ है, केवल मैं इतना लूँ, इस पोर्शन को, केवल इस पोर्शन को लूँ, तो ये हॉरिजेंटल लाइन देखो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। मतलब इस पोर्शन में जो साइन एक्स का ग्राफ है, मतलब इस डोमेन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक में साइन एक्स जो फंक्शन है वो 1-1 बन जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक लेने का मतलब क्या समझे तुम, यहाँ देख लो डॉटेड लाइन से, -π/2 से लेकर के +π/2 तक। तो इस रेंज में ये जो फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, यानी इस डोमेन में -π/2 से +π/2 डोमेन में ये जो फंक्शन है वो 1-1 बन जाता है। अब ऐसा मत सोचना कि -π/2 से +π/2 में सर, देखो इधर रफ, अगर हम यहाँ से यहाँ भी काट दें, कहाँ ये दिख रहा है, तो इस पोर्शन में भी, इस पोर्शन में भी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कर रहा है,
एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर और बात करें तो देखो इस पोर्शन में भी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। और ये पोर्शन क्या है, ये π/2 है। ये क्या चीज़ है, ये 3π/2 है। ये क्या चीज़ है, 3 के बाद क्या आएगा, 5π/2 है। इधर ये क्या है, -π/2। तो अगर हम डोमेन -π/2 से +π/2 लें, या तो π/2 से 3π/2 लें, या 3π/2 से 5π/2 लें, तो इस तरह से इस डोमेन में -π/2 से +π/2 में, फिर कहाँ से π/2 से 3π/2 में, या 3π/2 में से 5π/2 में, इस डोमेन में जो sin x फंक्शन है वो 1 1 बन जा रहा है। वो क्या बन जा रहा है, 1 1 बन जा रहा है। और ऑन टू भी बन रहा है। कहोगे कैसे सर, ऑन टू कैसे बन रहा है, बताओ। ऑन टू कब होता है, जब हर एक इनपुट का क्या हो जाए, आउटपुट मिले। यानी देखो जितना भी आउटपुट है उसका प्री इमेज हो। तो देखो आउटपुट कहाँ से कहाँ है, ये -π/2 से +π/2 लिया, तो आउटपुट आपका -1 से कहाँ है, +1। और जानते हो sin x का कोडोमेन भी, मतलब sin x जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ दिख रहा है वो कहाँ से कहाँ है, -1 से +1 तक ही गया है ना, -1 से +1 तक ही गया है। तो यहाँ रेंज और कोडोमेन क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो कहने का मतलब जो sin x फंक्शन है अभी क्या है, अभी क्या है, अभी ये फंक्शन किस में है, ये फंक्शन मैनी वन एंड कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ऑन टू नहीं है। तो अगर हम लोग sin x का डोमेन, इफ डोमेन ऑफ sin x y इक्वल टू sin x is redefined as -π/2 to +π/2, -π/2 to +π/2, π/2 to 3π/2, आगे क्या 3π/2 to 5π/2 and so on, then y इक्वल टू sin x क्या हो जाएगा, एज 1 1 हो जाएगा, एज 1 1 फंक्शन हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाएगा। लेकिन अब कहानी ये उठता है भैया कि इस डोमेन में भी, इस डोमेन में भी, इस डोमेन में भी, या डैश डैश लगा दिया, मतलब इस तरह से इनफाइनाइट ग्रुप बना जहाँ पर sin x फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो अगर मान लो कल को इन्वर्स निकालने के लिए बोला जाए, या तो आगे तुम्हें जैसे वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा इन्वर्स फंक्शन का, किसका, इन्वर्स फंक्शन का, ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा किसका, साइन इन्वर्स फंक्शन का, तो कोई बंदा आंसर इस रेंज में बताएगा, क्योंकि आपको पता है इन्वर्स में क्या होगा, जो ये डोमेन है वो इसके इन्वर्स में क्या बन जाएगा, रेंज। और रेंज का मतलब जो आउटपुट आएगा वो इसी के अंदर आएगा। तो कोई स्टूडेंट क्या करेगा, जो आउटपुट निकाल के देगा साइन इन्वर्स को वो इसमें दे देगा, कोई दूसरा स्टूडेंट क्या करेगा, इसमें दे देगा, कोई दूसरा स्टूडेंट क्या करेगा, कुछ और दे देगा। तो इस तरह से अलग अलग स्टूडेंट का आंसर अलग अलग आएगा कि नहीं। इसलिए लोगों ने क्या किया कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चूज किया। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, मतलब जो ओरिजिन के नज़दीक, यानी जो छोटा रेंज, मतलब कि ज़्यादा आसान है, जो ओरिजिन के नज़दीक है उसी को लिया एज अ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मतलब बोल दिया कि ये ओरिजिन के नज़दीक कौन सा है, बताओ, -π/2 से +π/2 है ना। और सबसे सिंपल यही है, समझा कि नहीं। तो इसको एज अ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ले लिया। इसका मतलब कि भैया सभी स्टूडेंट लोग, जितना भी लोग हैं, टीचर, सभी लोग आंसर किस में बताएगा, -π/2 से +π/2 में। किसका, साइन एक्स का, साइन एक्स के इन्वर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हेयर x बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, x बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2 एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको क्या ले लिया गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ले लिया गया।
यानी इस डोमेन में, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, आप सुनो, अगर हम y इक्वल टू साइन एक्स लिखते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स, हैंस करके लिख लेंगे, हैंस y इक्वल टू साइन एक्स, वैन x बिलोंग्स करेगा कहाँ से, -π/2 से +π/2, और जो y बिलोंग करेगा -1 से +1, इसमें क्या है, एज 1 1 एंड ऑन 2 है। तो हम लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने क्या देखा कि साइन एक्स का डोमेन रीडिफाइंड कर दिया, साइन एक्स का डोमेन क्या किया, रीडिफाइंड कर दिया, और रीडिफाइंड किया तो उस डोमेन में साइन एक्स फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हो गया, मतलब क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन को रीडिफाइंड किया गया, जहाँ पर वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो गया, 1 1 और ऑन 2 हो गया। और आप लोग को एक चीज़ तो मैंने बताया ही, क्या बताया, कि जो ये डोमेन है, डोमेन क्या है, -π/2 से +π/2, और रेंज क्या है, -1 से +1। तो इसके इन्वर्स में ये जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा, और जो रेंज है वो क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, है ना। चलो इसको जल्दी से कॉपी करो, तो ये यहाँ तक करो, ये लिखो, केवल यहाँ तक तो आप लोगों ने लिख लिया था, इसको लिखो, फिर आगे बता देते हैं फटाफट, फास्ट। देखो आज मैंने आप लोगों को केवल कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है, क्या समझाया, कॉन्सेप्ट कि क्या कब इन्वर्स साइन, मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसका इन्वर्स डायरेक्ट डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड है। तो सबसे पहली बात पता चला कि सर डायरेक्ट डिफाइंड नहीं है। तो डायरेक्ट डिफाइंड नहीं है तो हम लोगों ने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन को रीडिफाइन किया, और मैंने साइन एक्स के डोमेन को रीडिफाइन करके दिखाया है। क्लीन कर दूं, बोलो। डन। आप देखो इधर ध्यान से देखो, अभी रुको, लिखेगा कोई नहीं, इधर सभी का ध्यान होना चाहिए, है ना। तो हमने y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन लिया सच दैट x फ्रॉम -π/2 टू +π/2 एंड y फ्रॉम -1 टू +1। अब मेरी बात सुनो, अगर y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू क्या है, दिस इम्प्लाई दैट ये साइन जब इधर आ जाएगा तो साइन इनवर्स y लिखा जाएगा, और इधर क्या होगा, x, साइन इनवर्स y इक्वल टू x हो गया ना। अब ध्यान दो, यानी x इक्वल टू साइन इनवर्स y। अब ये देखो एक अलग टाइप का मशीन हो गया, सोचो, जिसका इनपुट क्या है y और जिसका आउटपुट क्या है x, यानी इनपुट y है। तो अब इनपुट मतलब कौन बन गया, y, इनपुट y है ना, इनपुट y है कि नहीं, और y का वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक है भैया, -1 से +1 तक, है कि नहीं। अब अगर मैं क्या करूँ, आप लोग को पता है फंक्शन का वेरिएबल हम लोग चेंज कर सकते हैं, और हम लोग को ये भी मालूम है कि इनपुट हम लोग ज़्यादातर क्या लेते हैं, x लेना पसंद करते हैं। तो क्या करें कि ये x के जगह y, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा क्या आदत है, आउटपुट y लेने का और इनपुट x लेने का। तो यहाँ पर अब जो x है भैया वो क्या हो गया, -1 से
+1। अरे ये y क्या है, -1 से +1 है ना इनपुट, तो ये -1 से +1। और ये जो y हो गया आपका वो कहाँ से कहाँ हुआ, -π/2 से +π/2। तो अब समझो बात को कि ये फंक्शन y = sin x है और उसका इन्वर्स क्या हुआ, y = sin इन्वर्स x। जो यहाँ डोमेन है वो यहाँ क्या बन गया, रेंज, और जो यहाँ रेंज है वो क्या बन गया, डोमेन। यानी साइन इन्वर्स y = sin इन्वर्स x फंक्शन है, तो अब इसका डोमेन -1 से 1 आ गया। इसका मतलब साइन इन्वर्स के गोद में, साइन इन्वर्स के गोद में -1 से +1 तक के ही वैल्यू आ सकते हैं, -1 से +1 तक के ही वैल्यू आ सकते हैं। और जो ये सॉल्व करके आंसर आएगा वो -π/2 से +π/2 तक ही आना चाहिए आपका। अगर इससे बाहर जा रहा है तो उसको हम लोग इसके अंदर -π/2 से +π/2 के अंदर रिड्यूस करेंगे, यानी इसी के अंदर लाएंगे आंसर को। अच्छा, जो साइन इन्वर्स का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक एंगल आएगा। देखो y -π/2 से +π/2 है, मतलब ये क्या चीज़ है, एंगल है। तो भैया जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जितना भी, उसका आउटपुट जो आएगा वो हमेशा एंगल होगा। क्या होगा, एंगल होगा। जैसे y = मैं t इन्वर्स ऑफ x लिख दूं, t इन्वर्स ऑफ x का मतलब समझा, यहाँ t के जगह कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये जो आंसर आएगा हमेशा क्या आएगा, एंगल आएगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है आपको कि आंसर हमेशा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल आता है। और दूसरी बात क्या याद रखना है, साइन इन्वर्स वाला, कि साइन इन्वर्स x का डोमेन जो होता है -1 से +1 और रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2। तो इसी तरह से जितना भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी का हम लोग डोमेन और रेंज इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं cos इन्वर्स x, tan इन्वर्स x का सारे का बताने वाला नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट टेबल बना दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, हमें यही याद रखना है, साइन इन्वर्स का डोमेन और रेंज, cos इन्वर्स का डोमेन और रेंज, और किसका, इसी तरह जितना भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 बनेगा, 6 का डोमेन और रेंज याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम टेबल बना देंगे और फिर सभी का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, चलो भैया आज इतना ही रखो।